पता है इतिहास में सबसे ज्यादा करोड़पति कैसे बने हैं? रियल एस्टेट से। और मजे की बात यह है कि इसकी शुरुआत करने के लिए किसी को करोड़पति होने की जरूरत नहीं है। तो आज हम उसी रास्ते को समझने वाले हैं, वो पूरा मैप देखने वाले हैं जिस पर चलकर लोग रियल एस्टेट से जबरदस्त दौलत बना रहे हैं। जरा इस बात पर गौर कीजिए, कोई भी ऑफिस, कोई भी दुकान, कोई भी घर जिसमें कोई भी जाता है उसका कोई ना कोई मालिक है और वो प्रॉपर्टी उस मालिक के लिए पैसा कमा रही है। ये दिखाता है कि रियल एस्टेट में मौकों का स्केल कितना बड़ा है। तो चलिए इस मैप को खोलते हैं और देखते हैं कि ये सफर कैसे तय होता है। तो हमारा ये पूरा सफर 4 मेन हिस्सों में बटा होगा। हम पहली सीढ़ी से शुरू करेंगे, फिर कैश फ्लो बढ़ाने के तरीकों को समझेंगे, इसके बाद प्रोफेशनल मार्केट में एंट्री लेंगे और आखिर में रियल एस्टेट की दुनिया के शिखर तक पहुंचेंगे। ये एक पूरा रोड मैप है, स्टेप बाय स्टेप। तो पहला पड़ाव, ये वो शुरुआती और सच कहूँ तो सबसे जरूरी कदम है जहाँ से ज्यादातर लोगों की यात्रा शुरू होती है। यहाँ सारा फोकस इस बात पर है कि कैसे एक घर जो सिर्फ रहने की जगह है एक एसेट में बदल जाए। लेवल 1 की शुरुआत होती है हाउस हैकिंग से। अब ये क्या चीज है, जरा सोचिए। किसी ने एक डुप्लेक्स खरीदा, एक हिस्से में खुद रहने लगे और दूसरे को किराए पे चढ़ा दिया। अब जो किराया आ रहा है वो मॉर्गेज की किश्त भरने में मदद कर रहा है, मतलब रहने का खर्चा लगभग 0। यहीं से असली खेल शुरू होता है। यहाँ सबसे दिलचस्प है सोच में आने वाला बदलाव। एक तरफ है किराएदार जिसके लिए घर महीने का सबसे बड़ा खर्चा है, सारा पैसा सीधा मकान मालिक की जेब में जाता है। दूसरी तरफ है हाउस हैकर जिसके लिए वही घर अब एक बोझ नहीं बल्कि उसका पहला इन्वेस्टमेंट बन गया है। हर महीने वो सिर्फ बिल नहीं चुका रहा बल्कि अपनी वेल्थ बना रहा है। और जब एक बार ये समझ आ जाता है कि एक घर पैसा कमा सकता है तो अगला कदम तो बिल्कुल साफ है। लेवल 2 पर इन्वेस्टर उस पहली प्रॉपर्टी से बाहर तो निकल जाता है लेकिन उसे बेचता नहीं, बल्कि अब वो सारी यूनिट्स को किराए पर दे देता है। अब उसके पास एक रेगुलर इनकम का सोर्स है, वो ऑफिशियल तौर पर एक मकान मालिक बन चुका है। अब जब पहली इनकम स्ट्रीम शुरू हो गई है तो खेल अगले लेवल पर पहुंचता है। यहाँ मकसद सिर्फ प्रॉपर्टी रखना नहीं है बल्कि उसकी कमाई को एक्टिवली बढ़ाना है। अब पूरा का पूरा ध्यान कैश फ्लो को मैक्सिमाइज करने पर है। लेवल 3 पर इन्वेस्टर बन जाता है एक एयरबीएनबी एंटरप्रेन्योर। जैसा कि ये चार्ट दिखा रहा है, जिन शहरों में डिमांड ज्यादा है वहाँ एयरबीएनबी जैसे शॉर्ट टर्म रेंटल्स नॉर्मल लॉन्ग टर्म किराए से 2 से 3 गुना ज्यादा कमा सकते हैं। हाँ, थोड़ी मेहनत ज्यादा है, चेक इन संभालना, साफ सफाई, लेकिन रिटर्न भी तो देखिए जबरदस्त है। और फिर आता है लेवल 4, एक ऐसी स्ट्रैटेजी जो सच में गेम बदल सकती है। ये अपने रियल एस्टेट पोर्टफोलियो को तेजी से बढ़ाने का एक पावरफुल सिस्टम है। मतलब एक पुरानी प्रॉपर्टी खरीदो, उसे चमकाओ, किराए पर दो और फिर उसकी बढ़ी हुई वैल्यू पर बैंक से नया लोन ले लो। इससे अपना लगाया हुआ पैसा वापस हाथ में आ जाता है जिसे अगली प्रॉपर्टी में लगाया जा सकता है। ये दौलत बनाने वाली एक मशीन की तरह है जिसे आप बार बार चला सकते हैं। चलिए अब सफर के तीसरे पड़ाव पर चलते हैं। यहाँ से निवेश और भी सीरियस और सोफिस्टिकेटेड हो जाता है। अब हम रिहायशी प्रॉपर्टीज से आगे बढ़कर कुछ खास सेक्टर्स में जा रहे हैं। ये एक प्रोफेशनल शिफ्ट है। लेवल 5 पर निवेशक अब लोगों को घर किराए पर नहीं देता बल्कि बिजनेस को जगह किराए पर देता है, मतलब कमर्शियल रियल एस्टेट। जैसा कि ये टेबल साफ दिखाती है, कमर्शियल किराएदार लंबी लीज पर आते हैं, इनकम ज्यादा स्टेबल होती है और मेंटेनेंस की सिरदर्दी भी अक्सर उन्हीं की होती है। मतलब साफ है, मार्जिन ज्यादा और झंझट कम। और लेवल 6 पर निवेशक उन जगहों पर मौके तलाशता है जिन्हें बाकी लोग नजरअंदाज कर देते हैं। मोबाइल होम पार्क्स, सेल्फ स्टोरेज की जगह, खेती की जमीन, यहाँ तक कि बिलबोर्ड्स और लॉन्ड्रोमैट्स भी। ये सुनने में शायद ग्लैमरस ना लगे लेकिन मुनाफा जबरदस्त होता है। ये एक बड़ा सबक है कि दौलत हमेशा चमक दमक वाली चीजों में नहीं होती। सिर्फ एक उदाहरण लेते हैं, सेल्फ स्टोरेज का। क्या कोई अंदाजा लगा सकता है इस इंडस्ट्री ने पिछले 25 सालों में हर साल औसतन 16% से ज्यादा का रिटर्न दिया है। कोई किराएदार नहीं, ना के बराबर मेंटेनेंस, और इसे ऑटोमेट करना भी बहुत आसान है। ये इन खास बाजारों की छिपी हुई ताकत का एक बेहतरीन सबूत है। और अब हम पहुंच गए हैं रियल एस्टेट के शिखर पर, वो आखिरी लेवल्स जहां खेल का पैमाना और नियम दोनों ही पूरी तरह बदल जाते हैं। ये दौलत और ताकत का असली खेल है। एक वक्त आता है जब एक इन्वेस्टर के पास अपना पैसा खत्म हो जाता है,
तो लेवल 7 पर वो क्या करता है? वो एक मोगल बन जाता है। वो दूसरों से पैसा यानी फंड्स इकट्ठा करके उस लिमिट को तोड़ता है ताकि अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स या शॉपिंग मॉल जैसी बड़ी बड़ी डील्स कर सके। वो सिर्फ डील ढूंढता है और उसे मैनेज करता है, पैसा बाकी इन्वेस्टर्स लगाते हैं। लेवल 8 पर स्ट्रैटेजी बदल जाती है। अब बनी बनाई प्रॉपर्टी खरीदने की बात नहीं है, बल्कि नई बनाने की है। एक डेवलपर खाली जमीन को देखता है और उसे एक ऐसे हाई प्रॉफिट प्रोजेक्ट में बदल देता है जिसकी सबको जरूरत है। ये जीरो से वैल्यू क्रिएट करना है और रियल एस्टेट में सबसे बड़ी दौलत बनाने का एक पक्का तरीका है। ये लाइन अगले और आखिरी लेवल के लिए स्टेज सेट करती है। जब खेल इतना बड़ा हो जाए तो ये सिर्फ पैसे के बारे में नहीं रहता, ये पावर और इन्फ्लुएंस का गेम बन जाता है। ये रियल एस्टेट की दुनिया की टॉप पर होने का एहसास है। और आखिर में लेवल 9, टू बिग टू फेल। ये वो दुनिया है जहाँ बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल फंड्स खेलते हैं। वो एक दो नहीं, हजारों घर एक साथ थोक में खरीदते हैं। कभी कभी तो पूरे के पूरे मोहल्ले। वो बहुत ज्यादा कर्ज लेते हैं क्योंकि उनकी स्ट्रेटेजी इस भरोसे पर टिकी होती है कि अगर मार्केट डूबा तो सरकार उन्हें बचाएगी ताकि पूरा फाइनेंशियल सिस्टम बच सके। इस स्ट्रेटेजी का मतलब है कि उनके लिए रिस्क बहुत कम हो जाता है। तो ये है वो पूरी सीढ़ी। एक हाउस हैकर के तौर पर घर का खर्च निकालने से लेकर BRRR मेथड से पोर्टफोलियो बनाने तक, फिर स्पेशलिटी इन्वेस्टमेंट खोजने, एक डेवलपर के रूप में नई वैल्यू बनाने और आखिर में उस लेवल पर पहुंचने तक जहां बाजार को ही प्रभावित किया जा सके। ये वेल्थ बिल्डिंग का एक पूरा प्रोग्रेसिव रास्ता है और ये हमें एक बड़े सवाल पर लाके छोड़ देता है। जैसे जैसे रियल एस्टेट की दुनिया बदल रही है, दौलत बनाने के अगले बड़े मौके कहाँ मिलेंगे? क्या एक घर का मालिक बनने में, या फिर पूरा शहर बसाने में, या फिर मार्केट को ही कंट्रोल